दिन मैं अपने स्टडी रूम में अपनी स्टडी टेबल पर किताब रखकर कुर्सी पर बैठा पढ़ रहा था। तभी अचानक पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। लेकिन तभी स्टडी रूम में कुछ आवाज़ हुई और मेरी आँख खुल गई। और जैसे ही मैंने आँखें खोली तो देखा कि कमरे में खूब अंधेरा है। फिर मैंने सोचा कि स्टडी रूम की खिड़की खोल लूँ, बाहर से ही कुछ उजाला आएगा, तब मैं देख सकता हूँ कि आखिर अंधेरा क्यों है। क्योंकि मेरी झपकी लगने से पहले तो टेबल लैंप जल रहा था। मैं धीरे से कुर्सी पर से उठा और अपने पेट के पीछे वाली खिड़की खोली, जो कि पार्क की ओर खुलती है। मैंने खिड़की खोली तो देखता हूँ कि पार्क में भी खूब अंधेरा था। तो इसका मतलब है कि मैं इतनी देर तक सोया कि रात हो गई। मैं तो सुबह के 11 बजे इस स्टडी रूम में पढ़ने बैठा था। तो क्या मैं इतनी देर से सो रहा था और मुझे किसी ने जगाया भी नहीं? सुलेखा लंच के लिए भी मुझे जगाने नहीं आई। आज तो संडे भी था और हम सब बैठकर दोपहर का खाना खाते हैं और साहिल भी नहीं आया आज मुझे जगाने अपने साथ क्रिकेट खेलने के लिए। ये आज हो क्या रहा है? मैं बाहर जाकर देखता हूँ और मैं अपने स्टडी रूम से बाहर आया और अपने बेडरूम में बड़ी मुश्किल से पहुँचा, क्योंकि वहाँ भी बहुत अंधेरा था। मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं था, इसलिए मैं बेडरूम की रैक में टॉर्च ढूंढने लगा। लेकिन बहुत ढूंढने पर टॉर्च नहीं मिली। तब मैंने सोचा कि मैं किचन में जाता हूँ, शायद वहाँ मुझे माचिस मिल जाए। और फिर मैं किचन में पहुँचा और मुझे वहाँ माचिस मिल गई। तब मैंने एक तीली जलाकर देखी, कुछ रोशनी सी हुई। उस रोशनी में मैंने एक लड़की को सफ़ेद कपड़ों में देखा। उसकी नज़रें भी मुझे घूर रही थी और शायद वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैं उसको ध्यान से देख ही रहा था कि तभी तीली बुझ गई। मैंने फिर से तीली जलाई, लेकिन तब तक वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैं हैरान परेशान होकर उसे ढूंढने लगा, लेकिन मुझे वो ना मिली। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने स्टडी रूम में जाकर पहले अपना मोबाइल ढूंढ लूँ, तो उसकी रोशनी में देखना आसान रहेगा। इसलिए मैं स्टडी रूम में आया। तब मैंने एक तीली जलाकर स्टडी टेबल पर अपना मोबाइल ढूंढना चाहा, लेकिन उस टेबल पर वही सफ़ेद ड्रेस रखी थी जो उस लड़की ने पहनी थी। और वो लड़की एक काला सा कंबल ओढ़कर टेबल पर उकड़ू बैठी थी। मैं उसे देखकर डर गया और फिर से बेडरूम की ओर भागकर आया। बेडरूम में आकर मैंने फिर से माचिस की एक तीली जलाई। तब मेरे माथे पर कुछ टपका। मैंने उसे अपनी उंगली पर लेकर तीली की रोशनी में देखा तो वो खून था। मैं कुछ और देख पाता तब तक तीली बुझ चुकी थी। मैंने तीली जलाकर बेडरूम की छत की ओर देखा तो वहाँ सुलेखा और समीर के गले में रस्सी का फंदा लगा था और वे दोनों उसी के सहारे मृत सी अवस्था में लटके थे। समीर के पैर पर घाव था और उसी से खून रिस कर फर्श पर फैल रहा था। ये देखकर ज़ोर से मेरी चीख निकल गई और मैंने देखा कि मैं अपने बेड पर था। सुलेखा और समीर भी मेरे साथ बेड पर ही थे और सुलेखा मेरी चीख सुनते ही हड़बड़ा कर जाग उठी और मुझसे पूछा, क्या हुआ? तब मैंने उससे कहा, शायद कोई सपना था। सुलेखा बोली, तुम भी ना, मैं तो डर ही गई थी कि न जाने क्या हो गया। फिर उसने मुझे पानी दिया और पानी पीकर फिर से मैं लेट गया। सुबह जागकर मैं अपने स्टडी रूम में आया
पार्क साइड की खिड़की खोली और खिड़की खोलते ही मैंने देखा कि वो सफ़ेद ड्रेस और वो कंबल दोनों ही स्टडी टेबल पर पड़े थे। मैं सोचने लगा, क्या वो एक अजीब सपना था या फिर हकीकत। यह घटना उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा लूँगा। लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल हर रात को एक नई मूवी दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी की आवाज़ थोड़ा धीमी कर दी। लेकिन 4-5 मिनट बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के पायल की छन छन की आवाज़ थी। मैंने अब टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ लगातार आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से छन छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल छाती से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। अब मैंने सोचा कि मैं मम्मी पापा को उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। थोड़ी देर में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत मेरे पास चलकर आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी नहीं दिख रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का भी कोई निश्चित समय नहीं था। कभी कभी वह आवाज़ 10 बजे या फिर 10:30 बजे आती थी, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। कभी कभी तो मैं उस आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता था।
लेकिन हमारे घर में उसकी वजह से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम सब वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको भी कभी कभी कोई पायल की आवाज़ सुनाई देती थी। बस यही सब सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह मेरा कोई वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को भी यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने अपने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर क्या हुआ था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही है। उस बात को 14 वर्ष हो गए और अब मैं बड़ा हो गया। मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। रात के 2 बज रहे थे, जोरों की बारिश हो रही थी, घना अंधेरा था, बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई देती थी, नहीं तो बिल्कुल ही अंधेरा था। दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बाहर राम प्रसाद अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद तो कम ही थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद उसमें से एक 18-19 साल की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकली। वह सीधे राम प्रसाद के ऑटो के पास पहुंची और रेलवे स्टेशन से 4-5 किलोमीटर दूर एक मोहल्ले में चलने के लिए कहा। राम प्रसाद ने कहा, रात का वक्त है इसलिए वहाँ चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ पहुँचकर दे दूँगी। और यह कहकर वो लड़की ऑटो में बैठ गई। राम प्रसाद ने ऑटो आगे बढ़ा दिया। करीब 20 मिनट बाद वह उस मोहल्ले में पहुँचा। एक मकान के बाहर उस लड़की ने ऑटो रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटे तो राम प्रसाद अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आँख मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? राम प्रसाद बोला, जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आई है उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। राम प्रसाद की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, इन्हीं को तो मैं स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा और फिर बोला, इस लड़की को मरे तो 8 साल हो गए हैं। देखो
फोटो पर माला डाला हुआ है। ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? राम प्रसाद के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखे और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना ही छोड़ दिया। विजय का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज़ उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। विजय के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम राहुल और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में राहुल और विक्की की चचेरी बहन सोनी भी आई हुई थी। वे तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। राहुल सोनी से पूछता है, तुम ट्रूथ लोगी या डेयर? सोनी डेयर लेती है और पूछती है, तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना? राहुल हंसते हुए बोलता है, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर घूम कर आओ और छत पर रखे गमले से एक फूल तोड़कर लाना होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि तुम छत पर गई थी। सोनी बोलती है, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। राहुल और विक्की दोनों सोनी को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। सोनी छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। वह देखती है कि कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ है और उस पेड़ पर एक सर कटी हुई लाश लटक रही है। सोनी उसे देखती है और ज़ोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनी बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती तो राहुल और विक्की दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जा कर के देखते हैं तो पाते हैं कि सोनी बेहोश पड़ी है। वो तुरंत विजय को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। विजय बोलते हैं, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी? और राहुल, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबर आती रहती है, फिर भी तुम सोनी को रात में छत पर जाने के लिए कैसे भेज सकते हो? राहुल कहता है, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। विजय बोलते हैं, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़कर आऊँगा। अच्छा सोनी बेटा, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया कि तुम वहीं बेहोश हो गई? सोनी सहमी हुई हालत में विजय को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। विजय ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी थी, इसलिए वह सोनी को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन विजय को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और राहुल दोनों आपस में बातें करते हैं। राहुल बोलता है, विक्की तुम्हें क्या लगता है, सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। विक्की बोलता है, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। राहुल बोलता है, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की बोलता है, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ।
विक्की के मना करने के बावजूद राहुल नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ को भी देखता है जिस पर सोनी ने सर कटी हुई लाश देखी थी। राहुल खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। राहुल डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई थी। उसके ऊपर खून लगा हुआ था। वह अदृश्य हाथ राहुल को खींचकर लाता है और उस कब्र में धकेलने की कोशिश करता है। राहुल चिल्लाता है, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तभी वहाँ किसी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगती है। विजय काम से पैदल ही चलता हुआ घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुज़रता है तो उसे राहुल की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर सोचने लगता है, ये क्या? ये तो राहुल की आवाज़ है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। विजय कब्रिस्तान के चारों ओर देखता है लेकिन राहुल कहीं नहीं दिखाई देता। वह घर लौटकर आ जाता है और विक्की से पूछता है कि राहुल कहाँ है। विक्की बोलता है, पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी राहुल कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनी जो कह रही है वो सच है या नहीं। तभी विजय तपाक से बोल पड़ते हैं, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें राहुल को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विक्की वो जल लेकर आता है। विजय और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। कब्रिस्तान में उन्हें किसी के घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। वह समझ जाते हैं और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाते हैं। विजय कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। विक्की बहुत ज़्यादा डर जाता है। विजय बोलते हैं, मुझे लगता है कि शापित प्रेत आत्माओं ने राहुल को इस कब्र में कैद कर लिया है, हमें जल्द से जल्द इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। विजय उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं और अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर राहुल खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। राहुल को लेकर विजय हॉस्पिटल जाते हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उस दिन के बाद विजय उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चले जाते हैं। हॉरर फिल्म देखकर मैं और मेरे सभी दोस्त सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर पार्किंग में आए कि तभी अपने दोस्तों में अपनी छाप छोड़ने के लिए मैं बोल पड़ा, यारों क्या ज़बरदस्त फिल्म थी, है ना? मैं ऐसे बोला जैसे कि मुझे तो फिल्म देखकर डर लगा ही नहीं, लेकिन सच तो यही था कि सबसे ज़्यादा तो मैं ही डर के मारे बार बार चालू फिल्म से कुछ ना कुछ बहाना करके निकलता रहता था। मेरा एक दोस्त बोला, हाँ ये तो सच कहा तूने कि फिल्म ज़बरदस्त थी, पर तेरे बहाने तो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त थे। मेरे दोस्तों ने मेरे झूठे दिखावे को बड़ी ही आसानी से ज़मीन पर पटक दिया। मैं बोला, नहीं नहीं, मैं इतना भी नहीं डरता ऐसे फिल्मी भूतों से। ऐसे ही सब टूटे फूटे बहाने
और मस्ती मजाक करते करते हम सब ने एक दूसरे से विदा ली और घर की ओर निकल लिए। आज पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमा था। शाम को फिल्म देखकर साथ में डिनर का भी प्रोग्राम किया था। सारा दिन बहुत अच्छे से बीता और हम सब ने पूरा दिन बहुत मस्ती की। घर पहुंचा तो पता चला कि रात के 12 बज चुके हैं। घर के सभी लोग सो गए थे, बस मम्मी जाग रही थी। मम्मी ने पूरे दिन का हाल पूछा और फिर थोड़ी सी बातें करके वो अपने कमरे में चली गई। मैं भी थक चुका था तो सीधा अपने कमरे में चला गया। अपनी छोटी सी भतीजी को भी नहीं मिला, वैसे भी वो सो चुकी थी। अक्सर मैं उसे रोज़ सोने से पहले गुड नाइट कहता हूँ। वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। वो भी अपने इस चाचू को बहुत चाहती है और हमेशा अपनी शरारतों से परेशान करती रहती है। मैं अपने कमरे में गया, कमरे की लाइट बंद की और सीधा बेड पर लेट गया। इतना थक चुका था कि कपड़े तक बदलने की हिम्मत नहीं थी। रात के 3 बज रहे थे। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि अचानक मेरे कमरे की खिड़की धड़ाम करके खुल गई। अचानक से हुई जोर की आवाज़ से मैं एकदम से उठ गया। देखा तो खिड़की खुली हुई थी और खिड़की हवा के कारण हिल रही थी। मुझे अजीब तो लगा कि अचानक से ये कैसे हुआ, पर फिर ज़्यादा ना सोचते हुए मैंने खिड़की बंद की और वापस अपने बेड पर जा ही रहा था कि किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई। किचन मेरे कमरे के पास ही था तो मैं किचन की ओर गया और लाइट चालू की तो मैं क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद कपड़ों में औरत खड़ी है जो काफ़ी दुबली पतली है और झुकी हुई है, जैसे कोई बूढ़ी औरत हो। उसके लंबे सफ़ेद बाल थे। यह औरत हूबहू वैसी ही दिखती थी जैसी आज मैंने हॉरर फिल्म में देखी थी। उसने मेरी ओर देखा तो मेरे तो पसीने ही छूट गए। उसकी 2 लाल भयानक आंखें थी। उसके हाथ में एक चूहा था जो शायद उसने हमारे किचन से ही पकड़ा था। उसके हाथ में वह चूहा तिलमिला रहा था और चीख रहा था कि तभी उस औरत ने उसे आधा खा लिया। उसका खून उसके मुंह पर था और वह मेरी तरफ उसी खूनी मुंह से एक डरावनी हंसी दे रही थी। यह डरावना दृश्य देखकर मेरी तो मानो आवाज़ ही बंद हो गई। मैं तुरंत अपने कमरे में गया और चादर ओढ़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा। मैं डर के मारे कांप रहा था कि तभी मेरे पैरों को किसी ने पकड़ा। 2 हाथ मेरे पैरों को सहला रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे ढेर सारी चींटियां मेरे पैरों पर चढ़ रही हो और काट रही हो। मेरे कुछ ना करने के बाद वे हाथ मेरे पैरों से हट गए। मैंने सोचा कि शायद अब सब ठीक है कि तभी मेरे बेड के नीचे से कुछ गुर्राने की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ थोड़ी देर थम जाती और फिर अचानक से शुरू हो जाती। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कांपते हुए सिर को चादर से बाहर निकाला और बेड के नीचे देखने के लिए बढ़ाया। कमरे में वैसे ही अंधेरा था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खड़े होकर लाइट चालू करूं। मैंने बेड के नीचे देखा
तो मैं दंग रह गया। जैसी मैंने किचन में देखी थी वैसी ही 2 लाल आंखें मुझे घूर रही थी। अब मेरी हिम्मत टूट चुकी थी और मैं चिल्लाकर कमरे से बाहर निकला और सबके कमरे के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए, मगर कोई सुन ही नहीं रहा था। बहुत प्रयास किया पर कुछ नहीं हुआ, तो मैं घर से बाहर निकल गया और घर के बाहर बगीचे में रखे बड़े से झूले में ही लेट गया। अरे यहाँ क्यों सोया है? सुन रहा है कि नहीं? सुबह हो गई, अरे उठ जा। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं नींद से उठा। मैंने देखा कि सब सामान्य है। मैंने डरते हुए कहा, मम्मी कल रात मेरे साथ बहुत अजीब हुआ। मम्मी ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, वो दरअसल मैं आगे कुछ बोलूं कि तभी मेरी भतीजी एक खिलौने को हाथ में लेकर मेरे पास आ रही थी, जो एक रोबोट था। उसने मुझे रोबोट को देते हुए कहा, चाचू इसे ना आप ठीक कर दो, कल से पता नहीं ठीक से चल नहीं रहा। मैंने कहा, हाँ ठीक है दिखाओ। मम्मी ने कहा, हाँ कल सुबह ही हमने इसे यह खरीद के दिया था। पूरा दिन खेलती रही और शाम को खो दिया और रो रो कर बुरा हाल हो रखा था इसका। मेरी भतीजी बोली, चाचू ये बहुत ही मस्त रोबोट है, ये अपने आप चलता है और म्यूज़िक भी बजता है इसमें और साथ में डांस भी करता है और सबसे खूबसूरत इसकी आंखें हैं जिसमें ना अलग अलग रंगों की लाइट होती है। पर कल खेलते खेलते यह मुझसे सीढ़ी से गिर गया था, तब से सिर्फ लाल रंग की ही आंखें आ रही है और सिर्फ जोर जोर से वाइब्रेट होता रहता है। उसकी बात सुन मैं चौंक उठा। मैंने उससे पूछा, पर ये तो खो गया था ना, तुझे कहाँ मिला? उसने कहा, आपके कमरे के बैग के नीचे था ये। आज सुबह ही मुझे याद आया कि मैं आपके कमरे में गई थी तो वहीं भूल गई थी। मम्मी ने कहा, बताओ, और हमें कह रही थी कि बाहर भूल कर आई है। मैंने रोबोट की आंखें देखी तो लाल ही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कल रात मैंने अपने बेड के नीचे देखी थी। मतलब मैं इस रोबोट से डर गया था। तभी मम्मी ने मुझसे पूछा, वैसे तूने बताया नहीं कि क्या हुआ था तेरे साथ कल रात को? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस बुरा सपना था। मैंने बात को टाल दिया क्योंकि अब क्या बताऊं कि कल रात मैं इस रोबोट को देखकर डर गया था। लेकिन अगर वह मेरा सपना था तो मैंने किचन में क्या देखा था? और वह बेड पर मेरे पैर को कौन सहला रहा था? विजय और साविक की अभी कुछ महीनों पहले ही शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विजय की कंपनी वालों ने कंपनी के कुछ काम के लिए कुछ महीनों के लिए विजय की दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट उन्हें दिया, ये लोग उसमें रहने लगे, पर इनको क्या पता था कि ये इनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सच होने वाला है। पहले दिन ही सावी और विजय ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट ज़्यादा बड़ा नहीं था तो ज़्यादा समय नहीं लगा। फिर शाम में ये लोग बैठकर नए शहर के बारे में कुछ बातें करने लगे और फिर खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले गए। देर रात में विजय की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो सावी की तरफ देखता है
तो उसे वहाँ सावी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विजय के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विजय चौंक कर देखता है, पीछे सावी खड़ी थी। सावी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी, तुम क्यों जगे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए गया था। ये लोग फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर सावी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विजय नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है। सावी अपने फ्लैट में अकेली होती है और सोचती है कि चलो जो बाकी का काम है उसे ही कर लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली आती है। थोड़ी देर बाद वो वापस जाती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुँचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वो ये सब समझ नहीं पाती। शाम को विजय के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है। विजय इसे वहम समझकर बात टाल देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ विजय को सुनाई देती है। विजय धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर सावी के बगल में कोई साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा है। विजय दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आँख धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो अब वहाँ कोई नहीं था। विजय को लगता है कि ये ठीक से ना सोने की वजह से वहम हो रहा है। इसी तरह 1 हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे वहम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर के बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले सावी उठती है तो सब नॉर्मल था, फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है, कोई उसके बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। सावी चिल्लाती है तो विजय जाग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर सावी को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि सावी लेटी हुई उसकी तरफ देख रही है और सावी के पीछे कोई है जो सावी का सिर ज़मीन पर दबाया हुआ है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो सावी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। विजय और सावी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा था। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विजय अपनी टॉर्च जलाने की सोचता है, पर टॉर्च काम नहीं करती। इस दौरान वो देखता है कि सावी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो सावी दरवाजे के पास खड़ी थी और डर से इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे है वो। विजय डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसे एक ज़ोरदार हुंकार की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। विजय को काफ़ी चोट आ जाती है। उधर सावी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विजय को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक ज़ोर का धक्का लगता है, जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं।
और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कि कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है, जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विजय और सावी इस बात को समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड है और वो दोनों दूसरे दिन ही मैनेजर को भेजकर अपना सामान वहाँ से निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले जाते हैं। पर ये हादसा आज भी उनकी रात की नींद उड़ा देता है। उस रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज़ दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि यह तो मेरे चाचा की आवाज़ थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे चाचा की आवाज़ इतनी रात को मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से लेट गया। लेटे लेटे मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। वहाँ जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं तो चौंक गया। मेरे पसीने छूट गए। खिड़की के बाहर पेड़ पर मेरे चाचा बैठे हुए थे। ये सब देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने पसीना पोंछते हुए फ़ोन रिसीव किया। वह फ़ोन मेरी माँ का था। माँ ने रोते हुए मुझसे कहा, तेरे चाचा की शॉक लगने से मौत हो गई है। हो सके तो तू जल्दी से हॉस्टल से घर आ जा। मैं अपने फ्रेंड की बाइक लेकर फ़ौरन रात में ही घर के लिए निकल गया। वहाँ पहुंचकर मैंने अपने चाचा की अधजली लाश देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने पापा से पूछा, यह सब कब हुआ? पापा ने कहा, करीब 3 घंटे पहले तेरे चाचा बिजली के फॉल्ट को ठीक करने के लिए खंबे पर चढ़े थे। तभी अचानक लाइन में करंट शुरू हो गया और यह दुर्घटना हो गई। मुझे वहाँ बहुत रोना आया क्योंकि मेरे चाचा मेरे दोस्त की तरह ही थे। मैं उनका खूब मजाक भी उड़ाता था, पर वह कभी बुरा नहीं मानते थे और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना याद आ गई। शायद मैंने चाचा के प्रेत की ही आवाज़ सुनी थी और खिड़की के बाहर पेड़ पर भी मुझे चाचा का ही प्रेत दिखा होगा। अब धीरे धीरे मेरा दुख खौफ और डर में बदलता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनकी आत्मा मरने के बाद मेरे पास क्यों भटक रही थी। यह सब सोच सोचकर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन चाचा की अग्निदाह विधि थी। वहाँ मैं भी गया। सारे सगे संबंधी अग्निदाह के लिए लकड़ियाँ लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र चाचा की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि चाचा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर
मैं पागलों की तरह चीखने लगा। सब सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आ गए। मैंने जो भी हुआ था वह सब उन्हें बताया, पर वहाँ किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। सब ने मेरे पापा को बोला कि राहत डर गया है, इसको आप घर भेज दीजिए। मेरे पापा फौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस शमशान चले गए। फिर उस रात मुझे ज़ोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात मुझे मेरे चाचा की आत्मा का डर भी सता रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फौरन मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास मेरे चाचा बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वह मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आत्मा देखकर मेरी ज़बान हलक में ही अटक गई और सांसें फूल गई। मैं बेतहाशा कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे चाचा की आत्मा हाथ धोकर मेरे पीछे ही क्यों पड़ गई है। कुछ देर बाद चाचा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाल कर मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक उनकी आत्मा एक झटके में ही वहाँ से गायब हो गई। मैं तो यह सब देखता ही रह गया और अचानक मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो वहाँ 16 GB की नई पेन ड्राइव पड़ी थी। अब पूरी बात मुझे समझ आ चुकी थी कि क्यों मेरे चाचा मरने के बाद भी मेरे पास आ रहे थे। उन्हें मुझको मेरा गिफ्ट सौंपना था। 2 दिन पहले मेरे चाचा मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने पर खुश होकर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नई पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे। और हंसते हुए मैंने उन्हें कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट ज़रूर मुझे दे देना। एक बार 15 साल की एक लड़की सावी छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सावी जब अपने दादा दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर ये बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सावी का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन सावी अपनी सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सावी खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सावी ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम को लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है और आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबी एक पोटली के पास चला जाता है। सावी जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का हिस्सा थोड़ा दिखाई देता है। वो सोचती है, क्या है ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे थे। सावी को तो पता ही नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर लेकर चली जाती है। घर आकर वो सारी बातें अपनी दादी से बताती है
और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सावी डर से कांपने लगती है। दादी कहती है, ये पोटली कोई आम पोटली नहीं है, ये एक चुड़ैल की पोटली है। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। सावी डरते हुए अपनी दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी? दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे लेकर आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला ज़रूर लेती है, वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला ज़रूर लेगी। सावी इस बात से डरती तो है पर उसे यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट चालू बंद होना शुरू हो जाती है। सावी की नींद खुलती है तो देखती है कि लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम लाल है और वह एकटक उसे ही देखे जा रही है। सावी चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती है। सावी अब अपने दादा को ढूंढने लगती है पर उसके दादा उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे उसके दादा दादी दिखते हैं। वो अपनी दादी से कल रात की सारी कहानी बताती है। दादी बोलती है, हम दोनों तो अपने कमरे में ही थे। दादी अब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल ने किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सावी बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख के आते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सावी हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी रात में। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी, इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज़ उसके हाथ में बांध दिया। अब सावी रात होने के बाद अकेले ही बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है पर दादी ने कहा था कि वो चुड़ैल तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में ले लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। सावी इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है पर दादी ने कहा था कि उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती पर डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में काट देती है और आंखें बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे ही दिन वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। ये सावी की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा है जिसके बारे में सावी आज भी सोचती है तो डर के मारे कांपने लगती है। दोस्तों, ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है
एक सच्ची घटना है जो मेरे ही दोस्त के साथ घटी थी। अब मैं उसी के नज़रिए से आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम सचिन शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में एक बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर देहरादून लॉन्ग राइड पे चला गया था। रास्ता बहुत लंबा था। तभी रास्ते में मुझे बहुत तेज भूख लगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में ही एक ढाबे पर जाकर 2 वड़ा पाव खा लिए। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा। तभी अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने पास में ही एक सार्वजनिक शौचालय का यूज़ किया। मैं अंदर चला गया। तभी मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होना शुरू हो गई। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो यह मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था, इसलिए मैं उसमें फिर से चला गया। इस बार लगभग 2-3 मिनट ही हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में किसी औरत की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्द से जल्द अपना काम निपटा कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर आकर मैंने देखा कि शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे और वहाँ से कुछ अजीबोगरीब लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे। यह खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मैं सोचने लगा कि मैं यहाँ से कभी वापस ही नहीं जा पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आँखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके ज़ोर लगा के खड़ा हो गया
और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। अब जब मेरी नज़र मेरे सामने बाहर खड़े लोगों पर पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी पागल खाने से भागकर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे, पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी मुझसे बोला, भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरी तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल के चंगुल से बच निकला। दोस्तों, यह कहानी 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली सीमा शर्मा ने अपने दोस्तों राहुल, सुहेल और विशाल के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में सीमा सो गई। अचानक सीमा की आँख खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे सीमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर सीमा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक सीमा की नींद खुल गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में ही बैठे विशाल ने पानी की बोतल उसे दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर ठहर गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने चले गए। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर घने लीले छम पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे थे। अचानक सुहेल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विशाल और राहुल भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इतने घने जंगल में कोई स्त्री कैसे हो सकती है? तुझे शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए उन सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। सीमा का बैग तंबू से बाहर था, इसलिए वह बैग लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। सीमा उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर सीमा डर जाती है और दौड़कर तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था।
सीमा चिल्लाकर बोली, तुम सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलो मेरे साथ बाहर, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। वो सभी बाहर आकर शिखर की चोटी से नीचे देखने लगे। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। वो सब देख रहे थे कि उन आदमियों के हाथ, पैर और सिर आम आदमियों जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब आदमी एक जगह बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसे। अब सीमा ने कहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर यह सब हो क्या रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और उन दोस्तों की तरफ इशारा करने लगी। वह सब डर गए और वो तीनों आदमी उस औरत को छोड़कर उन सब की ओर बढ़ने लगे। वे चारों दोस्त पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर वे तीनों आदमी उनकी ओर दौड़ने लगे। सीमा और सुहेल सबसे आगे थे और विशाल और राहुल उनके पीछे दौड़ रहे थे। सीमा और सुहेल तो होटल तक पहुंच गए, लेकिन राहुल और विशाल का कोई पता ही नहीं चल रहा था। उन दोनों ने होटल वालों से इस बारे में बात की तो उन लोगों ने कहा, उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ शापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप अभी तक जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त राहुल और विशाल कभी भी वापस लौटकर नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।